दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ये वीडियो खास तौर पर आपको बताने के लिए, आपके साथ एक जानकारी साझा करने के लिए है दोस्तों, कि जो मैंने कहा इस चुनाव में वो हुआ है और उसका जीता जागता प्रमाण कल मिला है। दोस्तों, कल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि वो जो 2 सीटों से चुनाव जीते हैं, रायबरेली और वायनाड, रायबरेली से वो सांसद रहेंगे और वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे। ये एकमात्र खबर थी जिसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से जिसका विश्लेषण किया, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है दोस्तों कि 1 महीने पहले एग्जैक्टली ये खबर मैं आपको बता चुकी थी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप समझें और जानें कि कैसे मेरी जैसी एक सामान्य यूट्यूबर जिसको 16-17 साल का पत्रकारिता का अनुभव है, लेकिन मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। अपने चैनल में कंटेंट का काम केवल मैं अकेली देखती हूँ, कोई और दूसरा इंसान कंटेंट का काम मेरे चैनल में नहीं देखता है। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों 1 महीने पहले मेरी बोली हुई बात एकदम सटीक साबित हुई है। याद कीजिए दोस्तों, जब 1 महीने पहले अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा, राहुल गांधी क्या एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि तब वायनाड में वोटिंग हो चुकी थी और बीच चुनाव अमेठी का जो पूरा का पूरा उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस पार्टी का सस्पेंस था, वो इतना बड़ा हो गया कि अचानक से एक सुबह खबर आई कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से केएल शर्मा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस खबर के बाद सोशल मीडिया में फट्टू पप्पू ट्रेंड करने लगा। राहुल गांधी को डरपोक कहा जाने लगा और ये कहा जाने लगा कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी से डर गए। और ये सोशल मीडिया में इक्का दुक्का लोगों ने नहीं कहा दोस्तों, सोशल मीडिया में एक पूरी फौज थी। इसके अलावा यूट्यूबर्स की भी, यूट्यूब पत्रकारों ने भी सोशल मीडिया में राहुल गांधी को डरपोक कहा और इस फैसले की, उस वक्त कांग्रेस के इस फैसले की बहुत आलोचना की बहुत लोगों ने। लेकिन उस वक्त, उस सुबह, जब एक सुर में हर कोई कह रहा था कि ये बहुत ही गलत फैसला है, राहुल गांधी भाग गए, राहुल गांधी डर गए, राहुल गांधी ने एक तरह से एक मौका दे दिया स्मृति ईरानी को कि वो आसानी से जीत दर्ज कर ले, मैंने उस वक्त भी कहा था। उसी वक्त सुबह ये बात कहने का जोखिम उठाया था मैंने, जिस सुबह न्यूज़ चैनल से लेकर बहुत सारे यूट्यूब पत्रकार भी ये बात नहीं कह पाने की हिम्मत कर रहे थे कि ये फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल सही फैसला होगा। देखिए, अपने 1 महीने पहले वाले वीडियो में ना केवल मैंने आपको बताया था कि ये फैसला कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल सही फैसला होगा, इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इन दोनों ही सीटों से अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं तो उनके पास एक विकल्प होगा कि वो कौन सी सीट छोड़े, तो वो वायनाड छोड़ेंगे, जिसके बाद वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। वर्ड टू वर्ड मेरी बोली हुई बात सही साबित हुई है। देखिए, 1 महीने पहले मैंने क्या कहा था, जितनी जानकारी मेरे पास है उसके हिसाब से जब दोनों ही सीटों में राहुल गांधी जीत जाएंगे, अगर ऐसा होता है तो रायबरेली से भी जीत जाएं और वायनाड से तो उनकी जीत लगभग निश्चित ही मानी जा रही है, तो उसके बाद वायनाड सीट राहुल गांधी छोड़ सकते हैं। वहां से हो सकता है कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ें, क्योंकि उसके बाद तो वहां पर उपचुनाव होगा। तो इससे क्या होगा कि राहुल गांधी ना तो रायबरेली सीट को छोड़ रहे हैं और वायनाड के लोगों में भी ये संदेश नहीं जाएगा कि देखिए 2019 के चुनाव में जब राहुल गांधी अमेठी से हार गए, अमेठी के लोगों ने उनको नहीं चुना, तब वायनाड ने एक तरह से उनका समर्थन किया, वायनाड ने उनको सांसद बनाया और संसद भेजा। तो इस तरह से क्या होगा कि 2 गांधी परिवार के चेहरे 2 इंपॉर्टेंट सीट्स में, जो कि वायनाड और रायबरेली हैं, वहां प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अब तक का ये संदेश, अब तक का जो खबर निकल कर आई है कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से, वो ये है दोस्तों। उस वक्त जब बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने कहा था कि अमेठी से राहुल गांधी भाग गए, कांग्रेस पार्टी ने एक गलत फैसला लिया, अल्टीमेटली हुआ क्या? वो फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। ना केवल स्मृति ईरानी जैसे नेताओं के घमंड तोड़े, केएल शर्मा जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ चुनाव लड़के उनको रिकॉर्ड 1.5 लाख मतों से हराकर, बल्कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का रिवाइवल हो गया। और कल जब प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान हुआ दोस्तों, तो एक पत्रकार के तौर पर मेरे लिए एक राहत की बात थी कि जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रही हूँ, जो विश्लेषण मैं आपके सामने रख रही हूँ, वो तथ्यहीन नहीं है, उसका कोई आधार है। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इस चुनाव में मैं लगातार ये बात दोहराती रही हूँ कि रायबरेली में तो राहुल गांधी बहुत इजीली जीत जाएंगे, लेकिन स्मृति ईरानी की जीत उतनी आसान नहीं होगी। जब केएल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ था, उसके बाद से लगातार खबरें आनी शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया के अलावा गोदी मीडिया ने भी चलाना शुरू कर दिया था कि स्मृति ईरानी के लिए तो मतलब बहुत ही आसान जीत हो गई है। मैं तब भी कह रही थी कि स्मृति ईरानी के लिए ये जीत आसान नहीं होगी, स्मृति ईरानी को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और अमेठी में जब चुनाव खत्म हो गया था, मतलब अमेठी में जब मतदान हो गया था, मैंने उसके बाद भी आपको ये बोला था कि अमेठी में बहुत
मुश्किल में फंस गई हैं स्मृति ईरानी और हो सकता है कि वो 1 लाख से ज्यादा मतों से हार जाएं। हालांकि मेरे पास जानकारी 1.5 लाख मतों के आसपास की थी, लेकिन मुझे बोलने में थोड़ा सा इतना मुझे लग रहा था कि शायद 1.5 लाख ज्यादा हो जाएगा, तो मैं सेफ लेके 1 लाख बोल रही थी और एग्जैक्टली वही हुआ दोस्तों। मतलब अमेठी के मतदान के बाद जो मेरी राजनीतिक समझ थी, पत्रकारिता की समझ थी, वो मेरा अनुभव मुझे बता रहा था कि स्मृति ईरानी 1000, 2000, 10,000, 20,000 वोटों से नहीं हारेंगी। अगर हारेंगी तो ठीक ठाक वोटों से हारेंगी और एग्जैक्टली वही हुआ। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में जब गोदी मीडिया के पत्रकार एक तरह से क्लीन स्वीप बता रहे थे, कईयों ने तो 70 सीटें बता दी बीजेपी की, ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स में भी बीजेपी की क्लीन स्वीप बता दी। मैं तब से लगातार आपसे ये भी कह रही थी, पूरे चुनाव में मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश चौंका सकता है, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे नतीजे आ सकते हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए 2019 का अपना परफॉर्मेंस दोहराना भी मुश्किल होगा। उसके बाद तीसरे चरण के बाद से तो ये खबरें आनी भी शुरू हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गाड़ी फंस गई है। और हर चरण का जब मतदान खत्म होता था दोस्तों, तो बकायदा मैं आपको मतदान खत्म होने के बाद सीट वाइज आकलन करके बताती थी कि इस सीट में बीजेपी को नुकसान है, इस सीट में बीजेपी को नुकसान है। और हुआ क्या, अंत में जिन चीज़ों को लेकर, जिन सीट्स को लेकर मैंने आपको जानकारी दी थी उस वक्त एग्जैक्टली नहीं तो कम से कम उसके आसपास मेरा अनुमान आकर रुका और उत्तर प्रदेश में यूपी के लड़कों यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने वो करिश्मा करके दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। इसीलिए मैं कहती हूँ दोस्तों कि हम आज उस दौर में जी रहे हैं जहां पर कंटेंट इज द किंग। अगर आपके कंटेंट में दम है, आपकी बातों में तथ्य है, फैक्ट्स पर हम बात कर रहे हैं, जमीन से अगर आप जुड़े हुए हैं और लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दर्शकों के आगे रख रहे हैं, तो ना केवल आपकी बात पसंद की जाएगी बल्कि आप बड़े महंगे एग्जिट पोल करने वालों से ज्यादा क्रेडिबिलिटी आपकी होगी। दोस्तों हर न्यूज चैनल लाखों रुपए फूकता है एग्जिट पोल करवाने वालों के लिए, लेकिन देखिए एग्जिट पोल के नतीजों ने फाइनल जो नतीजे आए लोकसभा चुनाव में कितनी फजीहत कराई। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां होती हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें फिर अगले चुनाव में उनका ठेका मिल जाना है। न्यूज चैनल्स वाले अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी भी, विश्वसनीयता भी न्यूज चैनल वालों के लिए ही गई है। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये अकेले मैं नहीं थी, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स थे जो उत्तर प्रदेश में लगातार एक आहट का जिक्र कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आपको चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। हम लोगों की बातों पर या तो लोग हंसते थे या हमारा मजाक उड़ाते थे, और एग्जैक्टली उसके बाद वही हुआ। ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि यूट्यूब में जो एक पूरी पौध तैयार हो चुकी है पत्रकारों की, जिसको आप कोई नहीं रोक सकता, जिसके साथ सब्सक्राइबर बेस भी है, जिसके साथ लाखों करोड़ों लोग भी जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पत्रकार अब यूट्यूब में हैं। ये विश्वसनीयता के मामले में हर लिहाज से गोदी मीडिया पर 21 नहीं 26 पड़ता है। और ये एक ऐसी विश्वसनीयता है दोस्तों जो हमने ना तो हाईफाई स्टूडियोज से और ना ही हाईफाई पॉलिटिकल रेवेन्यू से कमाई है। ये हमने केवल और केवल अपने पत्रकारिता की अनुभव से कमाई है और केवल अपनी राजनीतिक सूझबूझ से कमाई है। मेरे साढ़े 16 साल के एक्सपीरियंस का, पत्रकारिता का जो एक्सपीरियंस था, उसमें मुझे साफ ये समझ में आ रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब होगी। इसके अलावा दोस्तों दिसंबर से ही, जी हाँ, पिछले साल के दिसंबर से ही मैंने महाराष्ट्र को लेकर भी आपको कई वीडियोस दिखाई, जिसमें मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। हालांकि महाराष्ट्र को लेकर तो बहुत से लोगों ने बताया था, ज्यादातर यूट्यूबर्स महाराष्ट्र को लेकर ये बता रहे थे, बहुत सारे ओपिनियन पोल्स भी बता रहे थे कि महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत खराब होगी। बहुत से एग्जिट पोल्स में दिखाया गया कि महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत खराब होगी और एग्जैक्टली वो होता दिखा। हरियाणा में भी मैंने आपसे कहा था कि हरियाणा में भी अगर बीजेपी अपना 2019 का ट्रैक रिकॉर्ड दोहरा ले तो कोई करिश्मा ही होगा, और एग्जैक्टली वही हुआ दोस्तों। तो इस बात की खुशी है मुझे कि जो विश्लेषण मैं आपके सामने कर रही थी, हो सकता है मेरे पास कोई लंबा चौड़ा टीम ना हो, कोई बहुत हाई फाई स्टूडियो ना हो, लेकिन मेरे कंटेंट में आपका विश्वास था और उस विश्वास ने मुझे वो ताकत दी, जिसके बाद मैंने इस चुनाव में जो बातें बोली, लगभग जो नतीजे थे वो एग्जैक्टली उसी के करीब कहीं आकर टिके। दोस्तों एग्जैक्टली यही वजह है जो हम यूट्यूबर्स को गोदी मीडिया के एंकर खुन्नस की नज़र से देखते हैं। तमाम यूट्यूबर्स का नाम भी आता है तो बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स मुंह सड़ाने लग जाते हैं, उनकी नाक फूल जाती है, क्योंकि ये वो जानते हैं कि हो सकता है कि उनके पास बहुत पॉलिटिकल रेवेन्यू हो, आलीशान स्टूडियोज़ हों, लेकिन एक ऐसी जगह वो नौकरी कर रहे हैं जहाँ पर पत्रकारिता का प भी नहीं होता है, वो जानते हैं। और उससे भी बड़ा दर्द, ये सब कुछ ताक में रखकर उन्होंने केवल खोया ही खोया है। पत्रकारिता में जो सम्मान, जो
जो प्रेम आपको आपके दर्शक से मिलता है, गोदी मीडिया के किसी भी एंकर के पास वो ताकत अब नहीं है। एक दौर में हुआ करती थी, अब नहीं है। अब कोई भी न्यूज़ एंकर, चाहे वो किसी भी न्यूज़ चैनल का कितना भी बड़ा या स्टार एंकर हो, बिना बाउंसर के कोई शो करने नहीं निकल सकता। इस चुनाव में भी आप देख लीजिए दोस्तों, बड़े बड़े एंकरों को गोदी मीडिया के नारों का सामना करना पड़ा। ये वो एंकर थे जो 20-20, 25-25 साल से टीवी में छाए हुए हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, लेकिन उम्र के और अनुभव के इस पड़ाव में आकर उन्हें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं, और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, उनका संस्थान जिम्मेदार है, वो जमात जिम्मेदार है जिन्होंने पत्रकारिता की मट्टी पलीत की पिछले 10 सालों में। हालांकि पत्रकारिता में हमेशा से परफेक्ट कभी नहीं था। 2014 से पहले भी दिक्कतें थी, 2014 के बाद लेकिन भीषण दिक्कतें आई, और दिक्कतें इतनी बड़ी हो गई हैं अब कि उसको पार पाना बिल्कुल आसान नहीं होगा किसी भी गोदी मीडिया के एंकर या संपादक के लिए। लेकिन अच्छी बात है दोस्तों कि हमारे जैसे लोगों को सुनने के लिए आप जैसे लोगों का संयम, आप जैसे लोगों का सम्मान और वो भरोसा था कि जिसकी वजह से मेरे जैसे लोगों ने चुनाव के दौरान इतना बड़ा रिस्क लिया ये कहने का कि राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव नहीं लड़के एक बहुत सही फैसला लिया, और राहुल गांधी अगर रायबरेली से जीत जाते हैं और वायनाड से भी जीत जाते हैं तो वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। हालांकि ये फैसला भी बिल्कुल सही है। इसको लेकर भी बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी को वायनाड से क्यों लड़ा रहे हैं, प्रियंका गांधी को उत्तर भारत के किसी सीट से लड़ाया जाता। जबकि मेरे हिसाब से दोस्तों रणनीतिक तौर पर भी ये कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव है। केरला में प्रियंका गांधी का होना, केरला में कांग्रेस की जो खोई जमीन है उसको फिर से तलाशने जैसी जद्दोजहद करना होगा। केरला में कांग्रेस का संगठन मजबूत रहा है एक दौर में, और कांग्रेस चाहेगी कि वो अपने पुराने उस संगठन को एक बार फिर से रिवाइव करे। तो प्रियंका गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना एक बिल्कुल सही फैसला होगा, इसलिए भी क्योंकि वायनाड ने राहुल गांधी का तब साथ दिया था जब 2019 में वो अमेठी से हार गए थे। तो अगर वायनाड से गांधी परिवार का कोई शख्स नहीं उतरता, प्रियंका चुनाव नहीं लड़ती, तो एक गलत मैसेज जाता कि देखिए जिन्होंने मुश्किल में आपका हाथ थामा, आपने चॉइस मिली तो उनको छोड़ दिया। हर लिहाज से प्रियंका गांधी का वायनाड चुनाव लड़ना इसलिए भी बीजेपी के लिए चुनौती है दोस्तों कि संसद में अब प्रियंका गांधी जब जब बोलेंगी तो बीजेपी वालों को, सत्ता पक्ष के लोगों को सुनना पड़ेगा। और वक्ता के तौर पर प्रियंका गांधी विपक्ष के ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के कई वक्ताओं से काफी बेहतर बोलती है। मुझे कई बार राहुल गांधी से भी अच्छा भाषण और इम्पैक्टफुल भाषण प्रियंका गांधी का लगता है, और इस चुनाव में उन्होंने अपने जो भाषण की प्रतिभा है उसको न केवल साबित किया है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे चुनाव में आप मोदी जी के भाषण को अगर देखें तो पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने का काम प्रियंका गांधी ने ही किया है। तो दोस्तों मेरा अब भी यही आकलन है कि प्रियंका गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना बिल्कुल सही फैसला है। कांग्रेस के आगे आने वाली केरला की विधानसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो पत्रकारिता में राजनीतिक आकलन होना चाहिए वो बीजेपी की नज़र से या कांग्रेस की नज़र से नहीं होना चाहिए, एक पत्रकार की नज़र से होना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल होकर। और न्यूट्रल होकर अगर हम ये देखते हैं तो अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव न लड़ना भी एक मास्टर स्ट्रोक था, और रायबरेली सीट रखना भी एक बिल्कुल सही फैसला था, और वायनाड से प्रियंका गांधी को चुनावी समर में उतारना भी एक बिल्कुल सही फैसला है। दोस्तों इस चुनाव में जिस तरह से जो बातें मैंने बोली वो भगवान की दया से, आप लोगों की कृपा से सही साबित हुई। मैं पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, और चाहूँगी कि ये भरोसा, ये प्यार आप हमेशा बनाए रखें। और लगातार इस साल भी बहुत से चुनाव होने हैं, हरियाणा के, महाराष्ट्र के और दिल्ली के, तो मैं चाहूँगी कि उस दौरान भी राजनीतिक आकलन आपके सामने मैं रखती रहूं। हो सकता है मैं गलत भी साबित हूं, मैं कोई मशीन नहीं हूं, मैं गलत हो सकती हूं, लेकिन कोशिश हमेशा रहेगी कि तथ्यों के आधार पर ही आपके सामने चीज़ें रखूं। उसमें सही और गलत तो कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों। जितना हो सके मेरी आज़ाद पत्रकारिता को सपोर्ट करें। थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आप आर्थिक तौर पर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं।